नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दोस्तों हो चुका है। वीडियो परीक्षा सबने दे दी होगी। आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। गणित का क्या लेवल रहा? काफ़ी सारे मैसेज कमेंट के सर वीडियो के गणित के जो प्रश्न हैं उनको सोल्व करवा दो। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लेता है कोई प्रश्न और कैसा लेवल रहा और क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, कितना का नंबर आना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि लगातार हमने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं तैयारी करवाइए, हमेशा 100% परिणाम। और वीडियो परीक्षा के अंदर भी दोस्तों 100% परिणाम ही रहा है, जिसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट बाकायदा सब कुछ हम वायरल करेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से। तो आज हम डिटेल चर्चा करेंगे मैथ स्पेशल को लेकर कि मैथ के जो 20 एक क्वेश्चन आए थे मेरे हिसाब से, तो उन 20 क्वेश्चन को डिटेल से समझेंगे और किस प्रकार से आप उनको कर सकते थे पेपर में, कितना टाइम लेने वाले थे, कैलकुलेशन किसकी कठिन थी, कौन सा आसान था। ये सारी बातें हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर लें। ठीक है, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन करना। पहला प्रश्न अगर हम देखें, देखो ये पहला प्रश्न था आपका। आंसर मैंने साथ साथ टिक कर दिया और ये पीडीएफ सारी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। यहां देखिए इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, पहले तो आंसर देख लें आप। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, नहीं सरलीकरण है, जोड़ना और घटाने वाली बात है। अगर आप जोड़ोगे तो सबसे पहले देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, इनको जोड़ लो। सॉरी, ये माइनस का है, अच्छा ये रहा प्लस का, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सबसे पहले 5.06, उसके बाद में 3.9, आगे जीरो लगा देते हैं, फिर 0.703, इनको आप जोड़ लें। 3 6 9 7 6 5 और 3, तो 9.663 आ गए। ठीक है, ये हमने एक बार जोड़ लिया। फिर उसके बाद में माइनस वाले जोड़ लेते हैं। माइनस का ये है और माइनस का ये है, तो 1.3472, इसके साथ जोड़ते हैं 0.8, 2 7 4 1 और 2.1। ठीक है, जैसे आप इसको जोड़ोगे तो इसमें माइनस कर दें क्या? 2.14720, तो माइनस करोगे 58 और ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना चाहिए। जोड़ने और घटाने वाला का प्रश्न था, सिर्फ पॉइंट में दे रखा था तो सही से आपको जोड़ना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को अगर मैं देखूं तो कोई कठिन नहीं था। अगर इसको अपन कहें तो ये एक इजी प्रश्न था। ये क्या था? इजी था, करने वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न देखें, इसमें क्या दे रखा है? आपको बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न देखनी थी। तो करना क्या था आपको? देखो संख्याएं छोटी छोटी है तो आप डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सीधा सा आप भाग दे के देखेंगे तो 7/11 इसका भाग दे ले। ठीक है, इसी प्रकार से 8/15 और इसी प्रकार से 5/9। ठीक है, और एक दे रखा 11/17। इसके अंदर आपकी दो भिन्न आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, छोटी बड़ी, और इनका मल्टीपल करना है तो आपका 88,255 आएगा। भाग देकर आपको पता करना था इसमें। ये भी आसान था, ये भी मैं इसको कहूंगा कि ये इजी था। ये भी इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं था, इसको भी आप कर सकते थे। ठीक है, नो डाउट। भाग क्योंकि देखो 11 का पढ़ा आपको आता, 15 का भी आता, 9 का भी आता, 17 का भी आता, तो आप इजीली इसको कर सकते थे। अगला जो प्रश्न हम बात करने जा रहे हैं, अच्छा कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश के अंदर 15% कम कर दें और हर के अंदर हम 10% कम कर दें तो भिन्न 2/9 हो जाती है। मूल भिन्न आपसे पूछी है, मूल भिन्न आपसे पूछे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका और हमने करवाया भी बहुत अच्छे तरीके से कि अंश आपका उसके अंदर अगर 15% की कमी आई तो अंश कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। नो डाउट परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंट दोनों ऊपर भी आएगा नीचे तो कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर हर के अंदर भी 10% की कमी, तो हर वाई है तो उसका 90 लिख देंगे और जो भिन्न है आपकी वो 2/9 हो जाएगी। अब कैलकुलेशन करनी है और कोई विशेष बात नहीं। आप देखेंगे 9 से घटेगा 10 बार जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बराबर कितना हो जाएगा? 10 को गुणा करेंगे सिर्फ 20 आएगा, बट्टे 85 आएगा। तो आप देख सकते हैं 85 के अंदर किसका भाग जाता है? सर 34 उत्तर नहीं हो सकता, 18 उत्तर नहीं हो सकता, 17 या दोनों तरफ हर में, तो 17 और 20 के साथ जो कंपैरिजन है वो 4 का है। तो कहने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है,
कि 20 को डिवाइड करेगा 6 नहीं कर सकता, 4 करेगा तो 4/17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/17 हो जाएगा। मतलब ये भी क्या था? एक आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। 3 क्वेश्चन देखे, तीनों ही इजी फॉर्मेट में थे, आप आसानी से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने पर, यानी कोई ब्रांड का जो कीमत है ना चाय, वो 8% कम हो गई। उसके बाद में घटने के कारण अजय है वो 460 रुपए में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। यानी चाय का मूल्य जब कम हुआ तो चाय ऑटोमेटिक सी बात है कि ज्यादा बिकेगी, तो वो पैसा पहले भी उतना ही लग रहा था, अब भी उतना ही लग रहा है, लेकिन अब चाय है वो 125 ग्राम ज्यादा आ रही है। तो चाय प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य आपको बताना है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य आपको बताना है, ठीक है। लेकिन यहां विशेष कर ध्यान करना कि प्रति किलोग्राम की बात हो रही है। 1 मिनट रुको, यहां प्रति किलोग्राम की बात हो रही है, यहां आपको 125 ग्राम दे रखा है, तो 125 ग्राम है वो कितना किलो हो जाएगा ये आप निकाल लें, या तो आप निकाल सकते हैं, या लास्ट में कन्वर्ट कर दें, किलो में कन्वर्ट 1000 से गुणा कर देंगे, या तो लास्ट में कर दीजिएगा, ये शुरू में कर दीजिएगा। तो अपने काम कर लें, जैसे कि 125 है, इसको अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा? 25 पांजे 25 का चला जाएगा, तो 25 पांजे 125 और 40 और 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 kg है वो चीनी ज्यादा आ रही है। कोई दिक्कत है इसमें? किंतु परंतु नहीं। अच्छा, ये अपना सिंबल आ रहा है, इसको हटा देते, 1 मिनट, है ना, लोगो आ रहा है। चल, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हमने एक चीज बताई कि कीमत जो होती है, कीमत 8%, कीमत 8% क्या होती है? कम होती है। तो 8% क्या होता है? 8% आप जानते हैं सर, 8/100, यानी हम 4 का भाग देंगे तो 4 2 8 और 25, कोई दिक्कत नहीं। यानी कीमत क्या हो रही है? 25 से 23 होगी, कीमत 25 से 23 होगी। और मैंने ये बात आपको बहुत अच्छे से सिखाई हुई है कि कीमत का उल्टा खपत होता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो खपत जो आपकी आ रही है, खपत वो 23 से कितनी आ रही है? 23 से 25 आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखें इस बात को कि खपत पहले कितनी थी? 23 थी, अब कितनी है? 25। यानी खपत के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? सर आप कहोगे सर 2 की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पेपर वाला कह रहा है 2 की बढ़ोतरी नहीं हो रही, पेपर वाला कह रहा है 125 ग्राम अधिक, यानी 1/8 kg, यूं कह सकते हैं 1/8 kg। तो आप कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू 1/8 है, तो आप यूं कहेंगे सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 1/8 यानी 1/16 kg आ जाएगी। यहां तक कोई किंतु परंतु है क्या? मेरे हिसाब से नहीं। करने का तरीका बता, ठीक है। तो 1/1 की वैल्यू 1/16 kg आ गई। अब ये पूछ क्या रहे, देखो, चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, तो ये यहां पर चाय कितनी खरीद रहा है, पहले ये देखेंगे कि चाय खरीदी कितनी। तो भैया यहां पर घटा हुआ मूल्य तो ये है, घटा हुआ मूल्य तो ये है। तो अब देखो 25 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको 1/16 से आप मल्टीपल कर ले, 1/16 आएगा, ठीक है। 2 की वैल्यू 1/8, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर ये आएगा 25/16 kg। यानी यूं कह सकते हैं कि जब कीमत कम हुई तब खपत कितनी थी? 25/16 kg। अब ये पैसा तो 460 रुपए, यानी 25/16 kg है वो 460 रुपए में आ रही है, 460 रुपए में। इसने पूछा कि 1 kg का, प्रति kg का, तो 1 kg का मूल्य निकाल लो। 1 kg का निकालेंगे तो 1 kg का निकालेंगे तो 460 गुणा में 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं, अब आपको यहां कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशन। तो काटो पहले, तो 25 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 8 5 40, सॉरी जरूरत 9 5 है, 9 5 45 और 5 का 2 5 2 10, 92 आ गया। अब आप देख सकते हैं उत्तर तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, सब जगह उत्तर पॉइंट में आ रहा है, तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता। इतनी बात तो आप स्पष्ट। अब 92 और 16 का मल्टीपल करो, 92 और 16 का मल्टीपल करो। अब ये कई बच्चे क्या करें, करने का तरीका अगर आना चाहिए तो 92 और 16 का मल्टीपल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 16 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 16 का पहाड़ा आने, 16 दो कितने होते हैं? 32 होते हैं। 16 दो 32, कैरी कितनी बचेगी मेरे प्यारे दोस्तों? 3 बचेगी। 16 दहाई कितने होते हैं? 160 होते हैं। तो 16 में कितने हो गए आपके? 144 हो गए। 144 और 3 कितने हो गए?
147 हो गए। कितने हो गए? 147 हो गए। और इसके अंदर आपको 5 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 5 2 10, कितना बचेगा? 4 और 7, 47 हो गया। 47, 9 5 45, 29। 29 कहीं पे आ रहा है क्या? यहां पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। तो कितना है? 9 45, 2 बचेगा, 2 में जाएगा 22, तो 94, 294 कहां पर आ? ये रहा। तो आप कह सकते हैं ये उत्तर आ जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन आसान था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, क्वेश्चन तो अगर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी तो इसको कह सकते हैं कि ये भी एक इजी था। इजी प्लस में कैलकुलेशन थोड़ी सी थी इसमें। कहां थी कैलकुलेशन? यहां थी, यहां कैलकुलेशन थी, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। करने का बड़ा सिर्फ डिजिट थोड़ी सी इस प्रकार से दे रखी थी कि कट नहीं रही थी पूरी पूरी, तो पॉइंट में उत्तर आ रहा था। तो हो सकता कोई विद्यार्थी इसमें टाइम ले। ये चीज मैंने जो लिखी है ना, ये मैं चीज सॉल्यूशन आपको दिखाने, वो समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन पेपर में इसको डायरेक्ट करना था। कैसे करना था? आपको पता लगे कि 8% घट रहा है। पहले तो 125 ग्राम को आप किलो में चेंज कर लेते, सीधी सी बात है, 1/8 kg हो गया। फिर 25 से 23, 23 से 25, 25 से 23, 23 से 25, तो यहां 2 की वैल्यू निकाल, तो 25 से डायरेक्ट गुणा करके आप निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन करने का तरीका ये थे आपका। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने है। कह रहे एक आयत की भुजा 5:3। देखो आयत की भुजा है वो 5:3 दे रखी है, यानी यूं कह सकते ये लेंथ है और ये विड्थ है। चलो ये दे रखा है। ये कह रहा है कि आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। अगर आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर, तो यानी यहां से अगर परिमाप निकालते हो तो परिमाप आप जानते हो कितना होगा? परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी होता है। 5 और 3 8, 8 2 16, या यूं कह सकते हैं अगर देखो रब मल्टीपल करना होता है तो x मान लिया करो, थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा इस चीज का। तो ये कितना हो गया? 5 और 3 8x, कितना हो गया? 8x, कितना आ जाएगा? 16x बराबर कितना आ गया सर? 80। तो आप कह सकते 80 का वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ। ठीक है, कटेगा। तो अब एक्चुअल में लंबाई कितनी आ गई? एक्चुअल में कितनी लंबाई आ गई सर? ये तो आ गई 25, और ये लंबाई कितनी आ गई? 5 3 15। यहां तक कोई किंतु परंतु है क्या? मेरे हिसाब से नहीं है। लंबाई 25 आ गई, चौड़ाई 15 आ गई। फिर कह रहा है कि उसकी लंबाई में 20% बढ़ोतरी कर देंगे, यानी इसके अंदर आपको क्या करना है? प्लस करना है 20%। 20%, 25 2 50, 5 की बढ़ोतरी करनी है। तो आपको सर ये तो 30 आएगा, ये तो 30 आएगा। अच्छा, फिर इसमें 40% बढ़ा देंगे इसकी दूसरी भुजा, इसके अंदर हमें 40% कर देना है। 40 15 चौके 60, 6 21 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब कह रहा है कि नए आयत का परिमाप क्या होगा? नए आयत का तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई जोड़ दो, 30 और 20 51। ठीक है, तो नया परिमाप कितना आएगा? नया परिमाप कितना आएगा? 2 गुणा में 30 प्लस में 21, यानी आप कह सकते हैं 2 गुणा में कितना आएगा? 51, 5 2 10 और 102, 102 आ गया। ये लीजिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका आसान था, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन भी आप आसान मान सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ गया? 102 आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है, ये रेलगाड़ी का प्रश्न है। ये कह रहा है कि 1.1 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर की लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। एक तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना है। देखो जब समय ज्ञात करना होता है, समय बराबर आप जानते हो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। यही होता है फॉर्मूला, जानते हो नहीं? तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। सर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? रेलगाड़ी की लंबाई को लेते हैं, आप जानते हैं। तो 1.1 प्लस में 0.9, तो जब इसको जोड़ोगे 9 और 1 10, 1 बच गया 2, तो कितनी आ गई? किलोमीटर। आपकी दूरी आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, यानी इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल बोलते हैं। अब दोनों विपरीत दिशा में जाते तो वो जुड़ जाती है, ये मैंने बताया। 60 और 90 कितना हो गया? 150। तो आपको 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, तो स्पीड कितनी आ गई? 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, और लंबाई आ गई
2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब करना क्या है, यहां रख देते हैं वैल्यू, यहां रख दो। यहां जैसे ही वैल्यू रखें तो कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी आ गई 2, स्पीड कितनी आ गई 150, तो 1/75, सॉरी 1/75 समय आ गया 1/75 घंटे, क्योंकि समय निकालना है तो 1/75 घंटे, लेकिन समय निकालना किसमें, सेकंड में निकालना है। किसमें निकालना है, सेकंड में। तो सेकंड में निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, 1/75 गुणा में 3600 से गुणा कर देंगे, 3600 से हम लास्ट में गुणा कर देंगे और आसानी से निकाल लेंगे इसको। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। सीधी सी बात है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर, इतनी सी बात थी। ठीक है, 1 मिनट, चल कुछ नहीं करना था, दूरी निकालने जोड़ने, सापेक्ष चाल निकालनी थी, वैल्यू पुट करनी थी और सेकंड में निकालना है तो 36 से गुणा कर देंगे। तो ये भी आसान था क्वेश्चन, इजी फॉर्मेट में था। आगे आ जाओ, एक और प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति अपनी कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और वह 15 मिनट लेट हो गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 15 मिनट लेट हो जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाए तो वह 5 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 40 के हिसाब से जाएगा तो 5 मिनट लेट हो जाएगा। यदि उसे कार्यालय पहुंचना है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी, अगर उसे पहुंचना है तो कितनी हो जाएगी। अब इसका आंसर भी क्या आएगा, 48 आएगा। लेकिन कैसे है इस बात को, याद देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, पहले तो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस कितनी है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूं, डिस्टेंस निकालने के लिए तरीका होता है कि स्पीड S1 गुणा में S2 बट्टे S2 माइनस में S1 और गुणा में समय अंतराल, समय अंतराल, ये लगाना था। तो डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाती है। कैसे निकलेगी, आप देखो डिस्टेंस कितनी आ गई, S1 S2, यानी S का मतलब होता है स्पीड, तो 40 और 30, 4 3 12 120, 120 तो ये आ गई। समय का अंतर कितना है, समय का अंतर ये 15 मिनट है, लेट हो रहा है ये 5 मिनट, तो इसका अंतर करो तो कितना आएगा, अंतर करो तो 10 आ जाएगा। सॉरी यहां लिखना पड़ेगा 10, 1 मिनट रुको, पहले इसको लिख लेते हैं। S2 माइनस S1, 40 में से 30 घटाओ कितना आएगा सर, 10 आएगा। 40 में से 30 घटाओ कितना आएगा, 10 आएगा स्पीड। फिर समय अंतर आएगा कितना आपका 15 में से 5 गया 10, लेकिन ये जो समय आ रहा है यह 15 मिनट आ रहा है और यहां पर भी 5 मिनट, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 60 का भाग लगा देंगे, 60 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 और 0 0, 1 मिनट रुकना, अच्छा हमने 120, 1200 आएगा, 0 से 0 0 6, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई 20 किलोमीटर आ गई। तो पहला काम तो आपने ये कर लिया कि सर डिस्टेंस निकाल लिया, पहला काम तो आपका कंफर्म हो गया, सर डिस्टेंस निकाल ली कितनी 20 किलोमीटर। ठीक है, कि हमें इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इतनी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। अब आप जान सकते हैं कि अब आपको क्या निकालना है, कार की गति निकालनी। तो कार की गति देखो कोई से, या तो 30 किलोमीटर ले लो आप, या आप 40 किलोमीटर ले लो, उत्तर दोनों से आ जाएगा। अपने एक काम करते हैं 40 वाला ले लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड से जा रहा है तो उसको 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तब एक काम करते हैं 5 मिनट अगर देरी से पहुंचता है तो उसमें से 5 मिनट कम कर देते हैं, 5 मिनट अपन कम कर देते हैं। ठीक है, 5 मिनट कम कर देते नाउ। अब एक काम करते हैं कि एक्चुअली टाइम कितना लगता है वो निकाल लेते हैं। एक्चुअली जो टाइम है वो निकाल लेते हैं। एक्चुअल टाइम, दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस स्पीड या तो ये ले लो या ये लो, आपकी मर्जी, उत्तर आ जाएगा। तो अपन 40 ले लेते, 40, लेकिन इसमें से अपन माइनस कर देंगे जो 5 मिनट देरी से चल रहा है। 5 मिनट का मतलब हो गया 5/60 यानी 1/12, तो 12 तो 1/12 हो गया, 1/12। क्यों किया हमने 1/12, रीजन है क्योंकि इसको घंटे में चेंज कर लिया। अब इसमें एक्चुअल टाइम अपन निकाल लेते हैं। एक्चुअल टाइम निकालें तो कितना आएगा 1/2, 1/2 माइनस में 1/12, तो कितना आ गया 6 माइनस में 1, 5/12 आएगा। तो सीधा कर दो आप 1 मिनट के लिए। ठीक है, इसको करते हैं 5/12, तो ये हमारे पास आ गया 5/12।
5, हमें डिस्टेंस भी निकाल ली अपनों ने, हमने एक्चुअल टाइम भी निकाल लिया। अब दिक्कत ही बात नहीं, स्पीड निकालनी है तो स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड निकालनी है तो 20/5/12, 5 चौके 20, 12 चौके 48, और ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। इस प्रकार से आप इसको आराम से कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा सा अच्छा था, मीडियम मध्यम स्तर का था, इसको कह सकते हैं कि मध्यम स्तर का था। ये क्या था? मध्यम स्तर का था पेपर। ये क्वेश्चन मध्यम स्तर का था, ठीक है, लेकिन इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं थी। अगला जो प्रश्न आ रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें, ये साझेदारी से आया है। ये किससे आया मेरे प्यारे दोस्तों? साझेदारी से आया है, ठीक है, कि ए बी 4-5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू करते। 3 महीने बाद ए अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया। 10 महीने के बाद इतना फायदा होता है, लाभ ए का कितना होगा? ये आपसे प्रश्न पूछा है। वैसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में देखते हैं कितना कैलकुलेशन। अगर आंसर की बात करें तो लगभग ये आंसर आ रहा है इसका, लेकिन चेकआउट करते हैं कि आता है कि नहीं आता। अगर हम देखेंगे तो ए है, बी है, ए बी है, वो 4 और 5 अनुपात में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन देखो कुल 10 महीने, ध्यान करना, कुल है वो 10 महीने, 10 महीने का अपने को सारा कार्यक्रम सेट करना है। 4-5 के अनुपात में साझेदारी शुरू करते हैं, शुरू कर दी, लेकिन 3 महीने के बाद, तो इसका मतलब ए अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लेता है, यानी 3 महीने तक तो वो 4 रुपए लगाएगा। यानी अगर हम इसकी बात करें तो भाई साहब 3 महीने तक 4 रुपए तो लगाएगा, प्लस 3 महीने के बाद में 10 महीने टोटल है, 3 महीने 4 रुपए लगाता है, तो 3 महीने के बाद में ये 1/4 भाग निकाल, 4 का 1/4 निकाल लेगा, 1 निकाल लेगा, 4 का 1/4 1 होता है, 1 निकाल लेगा, बाकी बचेगा 3 भाग। तो बाकी बचेगा वो 3 भाग कितने दिन के लगाएगा? 10 महीने के लिए। तो 3 महीने पहले लगाएगा तो 7 आ जाएगा, ये इतना करेगा, ठीक है। अब सेम काम इसका कर लेते हैं। बी भाई साहब भी क्या करता है? 3 महीने के बाद में 1/5 भाग, यानी ये जो 5 भाग लगा रहा है ये 3 महीने के लिए लगा रहा है, लेकिन 5 का 1/5 यानी 4 भाग लगाएगा 7 महीने के लिए। यहां तक तो किंतु परंतु मन में शंका समाधान नहीं होना चाहिए, सही है। चलो ये कितना हो गया सर? 4×12, ये कितना हो गया? 7×21, 4×12 और 7×21, 21 और 12 कितने हो गए? 33 हो गए। तो ये कह सकते हैं सर 33, ये भाई साहब 33 लगाएगा। 5×15, 7 चौके 28, 5×15, 7 चौके 28, 28 और 15 कितने हो गए? 12 जोड़ देंगे 40 आएगा, 3 जोड़ देंगे 43 आ जाएगा, ये आ गया 43। यानी ए और बी मिलकर 33 और 43 लगाते हैं, लेकिन पैसे का बंटवारा उनके जो पैसा लगाया उसी के अनुपात में होगा। इसका मतलब टोटल जोड़ो, इसको टोटल जोड़ते हैं तो कितना आता है आपको? सर 3 और 3 6 होते हैं, 4 3 76, ठीक है। इसी भी अनुपात में दोस्तों बंटवारा होना है, इसी अनुपात में बंटवारा होना है। तो आपका पैसा लगाया गया वो 6080 रुपए लगाया, कितना लगाया? 6080 रुपए लगाया गया। तो हमें निकालना किसका? ए का भाग निकालना है। तो ए का भाग जब निकालना है, ए का भाग निकालना है, ठीक है, तो आपका 6080 बट्टे 76 और गुणा में ए का भाग कितना है? ए का भाग 33 है, इससे हम गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो देखते हैं उत्तर आता है कि नहीं आता, चेकआउट करते हैं। काट दो, किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। तो 11×3 33, 3×2 6, नहीं सर 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6×6 12, 3 से नहीं कटेगा भैया, ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से, क्योंकि ये 33, ये 3 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, तो अपन 2 से काटते हैं। 3×2 6, 4×2 8 0, और 3×2 6, 8×2 16, फिर 2 से काट दो पूरा। अगर टेबल नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, फिर अपने काम करते 2 से काट देते हैं। 15×2 20, 20×2 40, 0 2×2 4 0, 5×2 10 1 2 3, ठीक है, ये 1 और 9×2 19। अब आप गुणा कर लो इसको, 19 से नहीं कट रहा कोई बात, तो आप 33 का इससे गुणा कर लो तो कितना आएगा? 0 और 3 3, 33×2 66, 19 का पहाड़ा जाता है क्या? 19 का पहाड़ा देख लेते, तो 19 1 19, 19×2 38, 19×3 57, 57 2 बार जाएगा, ठीक। तो आप कैलकुलेशन करोगे भैया इतना आ जाएगा।
यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी कोई इसमें भी, तो ये भी एक मध्यम स्तर का प्रश्न था, मध्यम स्तर का प्रश्न था। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी आपको करनी थी इसमें। ठीक है, बाकी इसमें लिख देता हूं, प्लस में गणना थी। अब गणना होती है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। बाकी इसका 26-40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका यही रहेगा और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। ठीक है, अगला जो प्रश्न आ रहा है, अच्छा, किस्त का प्रश्न आया। चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त को लेकर प्रश्न आया। यार अखिलेश कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और 3 बराबर वार्षिक किस्तों में प्रत्येक किस्त 46,305 में लौटा दी। 5% की दर से ब्याज वसूला गया तो उधार दी गई राशि कितनी होगी? ये प्रश्न मुझे बढ़िया लगा, इसको थोड़ा मैं इस साइड कर देता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये प्रश्न, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, लेकिन प्रश्न आसान है, लेकिन है कैलकुलेशन वाला, तो इसे कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्न था विद्यार्थियों को। अब इसका उत्तर भी नहीं पता क्या टिकने लगा, इसको करके देखते। देखो जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो और किस्तों की बात हो तो सबसे पहले देखो 5% दर है। 5% का मतलब कितना होता है आपको? सर 5% का जो मतलब होता है वो 1/20 होता है। तो देखो 3 बराबर किस्त की बात आ रही है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो किस्त, और जब किस्त का मामला प्लस में सीआई के साथ हो ना, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। पहले साल 20 से क्या हो जाएगा? 21। ठीक, दूसरे साल क्या हो जाएगा? 20 से क्या हो जाएगा? 20 की स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ध्यान करना। और तीसरे साल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 20 की पावर 3। ये चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, ठीक, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है, इसके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से करो, अगर 21 को 21 से करते हैं 441, 441 को 21 से करते हैं 9,261 आता है, 9,261 आता है। अब ध्यान करना इस बात को, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ये वैल्यू बराबर करनी होती है, ये वैल्यू भी बराबर करनी होती है, इसको बराबर करना होता है, ये भी 9,261 आना चाहिए, ये भी 9,261 आना चाहिए, तीनों वैल्यू बराबर कर लेंगे अपन। ठीक है, क्यों आ रही है? क्योंकि अपने को बराबर किस्त देनी है, इस बात को करना, बराबर किस्त देनी है, इसलिए इसको वार्षिक किस्त वो बराबर देनी पड़ेगी, इसलिए बराबर कर रहे हैं। लेकिन यहां 21 की पावर 3 थी, यहां 21 की पावर 2, तो यहां कितने की कमी है? सर यहां पर तो 21 की कमी है, यहां पर कितने की कमी है? एक बार 21 है तो यहां पर 21 की पावर 2 की कमी है। ठीक है, तो गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, यहां तक कोई किंतु परंतु मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहां पर जो मल्टीपल किए उसकी संख्या का यहां पर मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी आपको 21 की पावर 2 होती है वो 441 होती है, तो यहां गुणा करोगे तो कितना आएगा? थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, दिखा, ठीक है, साइड कर देते, देखो कितना आएगा, देखो 0 2 8 8 8,000। फिर अच्छा इसके साथ में मल्टीपल करना पड़ेगा, यहां 21 का मल्टीपल करें तो 21 आएगा, 21 दो कितने हो गए? 42 हो गए, 21 दो हो गए 42। ओहो एक मिनट 21 दो, यहां पर है 20 की स्क्वायर होता है 400, यानी 20 की स्क्वायर होता है 400, और 400 को मल्टीपल करना है किसके साथ? 21, तो 21 00 4 और 84 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर भी मल्टीपल करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहां मल्टीपल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां 21 की पावर 3 है, यहां कुछ मल्टीपल नहीं किया, यहां पर भी करना पड़ेगा एक मल्टीपल, तो यहां किसका मल्टीपल करना पड़ेगा वो हम देखेंगे इस बात को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कि हमने बराबर किस करने, तो इसको बराबर करना पड़ेगा हमें, बराबर करने, जिसका मल्टीपल किया वो इधर कर दो, तो आपके पास एक संख्या की 8,820, एक संख्या की 8,400, लेकिन यहां पर कोई नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, नंबर नहीं आया तो यहां तक ठीक है। अब आपको करना क्या है कि 46,350 में लौटा दिया, 46,000 प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी? 46,250 में लौटा दिया। हमारे पास यहां देखेंगे 46,000 कितनी है? 305 है, 46,300 प्रत्येक किस्त की राशि, और हमारे पास प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? 9,261। इस बात को मानते कि नहीं मानते भाई? हमारे पास प्रत्येक किस्त की राशि आई है 46,350, और हमने जो परसेंट के हिसाब से किया तो उसकी वैल्यू है 46,350। मानते हो कि नहीं मानते? इसका मतलब 9,261 का जो मान है वो 46,305। तो इसका मतलब इसमें इसका भाग लगाना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा? अब 5 से गुणा करो, 5 6 5 30, 5 2 10 और 3 13, 9 5 45 और 1 तो बिल्कुल ये कितने का मल्टीपल है मेरे प्यारे दोस्तों? ये 5 का मल्टीपल है।
कितने का मल्टीपल है? ये 5 का आपका मल्टीपल है। ये किसका मल्टीपल है? सर ये 5 का मल्टीपल है। जैसे आप करोगे तो 5 का मल्टीपल आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 का मल्टीपल। तो यहां पर ये कितना है? ये 8000 है। तो इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? लास्ट किस्त को 5 से। तो कितना? 8 5 40, यानी 40,000 आ जाएगा। यहां तक को किंतु परंतु है क्या? बता दो मेरे को एक बार। हमें पूछा क्या गया? राशि तो पूछी गई, यही तो मूलधन है। राशि पूछी गई, क्या पूछी गई? राशि आपसे पूछी गई। सही। अब आप एक काम करें, इन तीनों को आप जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? यानी सॉरी 8,820 प्लस 8,400, ठीक है। देन एक काम करना, यहां पर एक बार जो किस्त है उसको जोड़ना है इसके साथ, कहीं 40,000 जोड़ दो, 40,000 मत जोड़ देना। 0 2 8 और 4 12, 1 8 3 24, 24 और 1 25, 25,220 आ गया। कोई दिक्कत? लेकिन 25 ये मूलधन आ गया, ये आपका आ गया मूलधन। क्या आ गया मेरे पास? तो मूलधन। लेकिन एक की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो इसको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 5 से मल्टीपल करना, गुणा करो। 0 5 2 10, 1 बच गया, 5 2 10 और 1 11, ठीक है। 5 2 10 और 1 11, 1 बच गया। 5 5 25 और 1 26, 2 बच गया। 5 2 10 और 2 12, क्या इतना उत्तर आ रहा है कहीं पे? क्या 1 2600, 1 2600, ये इस प्रकार से ये मूलधन था। तो मूलधन, टोटल मूलधन कितना हो गया? एक ये किस्त होगी, एक ये हो गया, और ये 8,000, इससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में हमें जितनी वैल्यू आई 1 यूनिट की उससे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है, ये अच्छा था, प्लस गणना थी इसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज में हम इसी प्रकार से करते। अगर सरल ब्याज होता तो फिर 3 बराबर किस्त होती तो इस प्रकार से करते। 100 पहले साल का ब्याज अंत में देते ना, लास्ट किस्त में कभी ब्याज नहीं, तो 0% प्लस 5% और 100 प्लस में फिर 10%, तीनों को जोड़कर इसके बराबर लिखते तो मूलधन आ जाता। अगर ये बात होती सरल ब्याज की। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती ब्याज में क्या करना पड़ता है? चक्रवर्ती ब्याज में क्या करना पड़ता है? इनको पहले फिर दूसरे साल का वर्ग, फिर तीसरे साल का क्यूब, फिर चौथे साल की 4 क्यूब, फिर ये होती है बराबर किस्त। ये बराबर किस्त होती है। बराबर किस्त इतनी है, इसने देखा इतना, तो इसकी वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू 5 निकाल लो, इसको मल्टीपल करके मल्टीपल 5 से कर दो, ठीक है। चलो, ये एक बढ़िया सवाल था। आगे आ जाओ। इसका एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ आपको निकालना है। देखो, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ एचसीएफ से सवाल आया, इसको सोल्व करा। देखो, एक्स की पावर 8 है, तो इसका मतलब 1 की पावर 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 दो, और इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दो। जब इसको सोल्व करें तो कितना आएगा? x की 4 और x की 4 प्लस 1। अल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता होंगे, सर्वसम्य का पता होंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सब जानते हैं इस बात को। इसी प्रकार से जब इसको और सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यू स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यू स्क्वायर प्लस में 1, ये एक्स की 4 प्लस 1 पड़ा रहेगा, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? एक्स की स्क्वायर। फिर आप इसको और आगे सोल्व कर लो, आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यहां तक छोड़ दें। फिर आप इसको तोड़े, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा आपको। एक्स की 4 प्लस 2 एक्स की क्यूब माइनस 2x। अब इस बात को ध्यान करके चलना। इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम करें, x बराबर 1 रख के देखें। x बराबर 1 रख के देखें। जब 1 रखें तो 1 3 और 3, यानी x बराबर 1 रखें तो इसका मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 1, इसका एक फैक्टर, तो हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। x माइनस 1 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली आप डिवाइड करोगे तो आपका यहां पर जो एक्स की स्क्वायर माइनस 1, एक काम करें, इसको थोड़ा सा मैं आगे और सोल्व कर देता हूं, इसको एक बार के लिए। इसको आगे सोल्व और कर सकते हैं। कैसे? ये एक्स की स्क्वायर तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की 4 प्लस 1, पूरा सोल्व कर लिया।
लेकिन जब इसमें करोगे तो इसमें एक चीज कॉमन आएगी, x प्लस वन एक्स माइनस। ठीक है, अब हमें कॉमन लेना है, सीधी सी बात है, कॉमन लेना है, HCF निकालना है। तो आपका x माइनस वन और x प्लस वन यहां से निकल कर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको, भागवाड़ा करना पड़ेगा इस प्रकार से। ये भी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं डायरेक्ट आंसर बता, क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं। तो करने का तरीका मैंने बता दिया। इसमें क्योंकि x माइनस एक रखने पर 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी कर सकते थे। आगे आ जाओ, ये क्या है, इस प्रश्न को देख लो। कह रहा कि हंसा है, वो सुनीता सहेली है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों के आपस में क्या, फ्रेंड है। प्रत्येक के पास कुछ धनराशि है, हमें नहीं पता, मान लेते ये हंसा है और ये सुनीता है, हमें पता ही नहीं कितना कितना पैसा है। तो मान लेते हैं कि हंसा के पास भाई साहब x रुपए और इसके पास y रुपए, हमें नहीं पता हंसा के पास x रुपए होंगे, इसके पास। तब कह रहे कि हंसा क्या करती है, हंसा सुनीता को 30 रुपए देती है। ये भाई साहब है, इसको क्या देती है, 30 रुपए देती है। ठीक है, जैसे 30 रुपए दिए तो सुनीता के पास हंसा के पास के धन का 2 गुना हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इसने इसको 30 रुपए दिए तो हंसा के पास जो पैसा था, हंसा के पास पैसा था, ठीक है, हंसा के सॉरी सुनीता के पास हंसा से बचे धन का 2 गुना। तो यानी इसको तो दे दिया 30 रुपए, तो इसके पास तो धन बचा कितना, x माइनस 30, और उसका इसके पास दुगना हो गया। सही, कंडीशन यही लगेगी, ये लगेगी। तो इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया y 30 बराबर 2x माइनस कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब एक काम करेंगे, यहां से 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई 60 इधर आके 90 बचेगा। तो आप कह सकते हैं एक इक्वेशन तो आपके पास ही आ गई कि 2x माइनस वाई बराबर 90 है। सही, फिर दूसरी कंडीशन और है इसमें। अब सुनीता क्या करती है, हंसा को 10 रुपए देती है, फिर वापस वही कंडीशन, ये देती है इसको 10 रुपए। सुनीता हंसा को 10 रुपए देती है, तो हंसा के पास सुनीता के पास बचे धन का 3 गुना है। यानी हंसा जो है इसके पास 10 रुपए आ गए, इसका जो पैसा है वो 3 गुना है किसके, y माइनस 10 के। सही, अब इसको कैलकुलेट कर लो, x प्लस में 10 बराबर 3y माइनस में 30। तो जैसे ही करोगे कितना आएगा, x माइनस में 3y बराबर में मल्टीपल करोगे तो ये माइनस जाकर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये इधर आके माइनस का, ये जाके माइनस 40। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ गई और एक ही आ गई। और आपसे पूछा क्या है कि हंसा के पास कितनी धनराशि है, हंसा के पास है कितनी धनराशि, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो x हंसा क्या माना, हंसा को हमने माना x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी एक तो आपके पास आ गया 2x माइनस वाई बराबर 90, और एक इक्वेशन आपके पास कितनी है, x माइनस 3y बराबर माइनस 40, ये आ गया। तब एक काम करते हैं, अपन एक चर को उड़ा देते हैं। अब हमें हंसा के पास पैसा चाहिए, तो हंसा x है, तो x का मान निकाल, y को उड़ाओ। तो y को उड़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको हम गुणा करते थे 3 से, 3 से गुणा करें तो ये आ गया 6x, और इसके करेंगे ये आ गया 3y, और बराबर 9 3 27, 270 आ गया। ठीक, 270 आ गया, और ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस, चल अब इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस कट गया, ये बचेगा दोस्तों 5x बराबर में 270 और 40 जोड़ देंगे, अच्छा ये जुड़ जाएगा, 70 में 40 जोड़ेंगे तो 300 310 आ जाएगा, 310 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 5 30, और 30 बच गया, 1 5, तो x की वैल्यू 62 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 62 आ गई, और यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप कर सकते थे। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न था।
ठीक है, ये भी एक गुड क्वेश्चन था, प्लस में थोड़ी सी इसमें गणना थी और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न कह रहा कि 4080 रुपए अजय और विजय के बीच इस प्रकार बांटे गए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 10% वर्ष पश्चात अजय को मिलने वाली कुल धनराशि 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर है। जब ब्याज 4% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो अजय का भाग आपको बताना था। अजय का भाग आपको बताना था, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 4080 को अजय और विजय को इस प्रकार विभाजित किया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने 10 वर्ष के बाद अजय को मिलने वाली कुल धनराशि, अजय को जो कुल धनराशि मिलने वाली थी और 11 वर्ष बाद जो विजय को कुल धनराशि मिलने वाली थी वो आपस में बराबर है। तो हमें इस कंडीशन का प्रयोग करना पड़ेगा, यहां से बराबर है। तो कैसे करोगे? अब अजय है, अजय को पता नहीं कितनी मिलने वाली थी, तो अजय को जो मिलने वाली थी, ठीक है, अजय को जो मिलने वाली थी तो 1 गुणा में 1 प्लस दर कितनी है 4/100 और समय कितना था, समय कितना था 10 वर्ष बराबर। विजय को जो मिलने वाली राशि थी 1 प्लस दर 4/100 और समय कितना था 11 वर्ष। ठीक है, अब ये 10 से 10 कट गया तो 1 बच गया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया 104/100 और ये हो गया गुणा में ए। ठीक है, अब 10 से 10 गए, यहां कोई पावर नहीं है, यहां पर भी कोई पावर नहीं है, कितने 11 वर्ष पश्चात, तो 1 बच गया, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो v गुणा में 1 में टुकड़ा 1 प्लस 4/100, यहां समय है 10 वर्ष और यहां समय है 11 वर्ष, यहां समय है 10 वर्ष और यहां कोई समय ही नहीं, 10 से 10 काट देंगे, समय की पावर। ठीक, अपने एक उल्टा कर लिया, थोड़ा रुके, अपने को काटना था 1 में टुकड़ा 1 में टुकड़ा, अपन क्या करें, इसको यहां तो कुछ बचा ही नहीं ना, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, एक काम करते, ये इससे कट गया, ये इससे पूरा पूरा गया, तो यहां तो खाली ए बचेगा और इसके नीचे मैं वी ले आता हूं, तो वी ले आता हूं तो ये कितना हो गया 104/100। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 2 8 2 और 6 चौके 24, 26 और 25 चौके 100। ठीक है, 26 और 25, तो ये बराबर क्यों लगा, ये तो पता लग गया आपको, क्योंकि हमने इसको बराबर कर दिया, सीधी सी बात यही है, क्योंकि यहां दे रखा है धनराशि बराबर। तो ए का भाग 26 और वी का भाग 25 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 25 और 26 कितना हो गया 51 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 में टुकड़ा 51 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 51 है, ये दोनों का भाग। लेकिन भाई साहब यहाँ पर 4080 रुपए, तो आप कह सकते 51 का मल्टीपल करेंगे, 51 का वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4080, 4080, तो कितने का मल्टीपल है, किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा कर देंगे। जब हम 8 से गुणा करें तो 8 एक कम 8, 8 5 40, तो यानी 80 से गुणा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। पूछा क्या गया अजय का भाग, अजय है, ये रहा अजय, और अजय का भाग है 26, अजय का भाग है 26, तो भाई साहब अजय का जो भाग होगा AJAY, अजय का भाग कितना है 26 है, और एक की वैल्यू हमने निकाली कितनी 80, तो आप निकाल सकते हैं कितना आएगा 0 8 6 48, 8 कहीं आ रहा है 80 ये रहा, तो यही उत्तर हो जाएगा, निकाल लो, ये लो। ये भी आसान नहीं था, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न था, ये बढ़िया प्रश्न था, बढ़िया था भी। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि गणना थोड़ी सी बड़ी आती है और कोई लंबी बात नहीं। आगे आ जाए, अगला जो प्रश्न आ रहा है देखो,
यदि किसी धनराशि पर 10% 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक है तो ये 5% हो जाएगी और इसका मतलब 3 वर्ष हो जाएगा। पहले ये कर ले क्योंकि दर आदि समय दुगना हो जाता है। तो नीचे कर ले, दिखाई दे रहा है? ठीक, अब दिखाई दे रहा है? ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 244। वह धनराशि बताओ। अब आप ध्यान से देखें, अच्छा 5% है ना, रेट है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। ये मैंने सिखा रखा आपको कि जब मूलधन नहीं दिया और मूलधन निकालना हो और आपको समय कितना दे रखा है सर 3 वर्ष। ये मैंने अपने क्लास में बहुत अच्छे समय कि जब प्रिंसिपल लेना हो ना तो जो नीचे वैल्यू दे रखी उसको लिखो और उसकी पावर 3 कर दो। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 8,000 आ गया। अभी आया नहीं। 8 का मल्टीपल देख लो कौन सा है। यह 8 का मल्टीपल है कोई? 8 के पहाड़े में ये आता है क्या? ये आता नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा, कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। ठीक, अच्छा कट रहा है, कोई बात नहीं, अपन कर ही लेते हैं इसको एक बार क्योंकि ऑप्शन में कट रहा है। भी तो हमारे पास प्रिंसिपल 8,000 आ गया। 3 साल की बात करेंगे, 3 साल की बात करेंगे। 3 साल के लिए हमें 1/20 निकालना है। तो 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 400। ये आ गया 400, ये आ गया 400, ये आ गया 400। मैंने बहुत अच्छे से सीखा रखा है। फिर आप देखें, फिर 1/20 निकालेंगे, ये 20 आएगा, फिर ये 20 आएगा और ये भी 20 आएगा और फिर ये 1 आएगा। तो ये जो चीज होती है ना, 1 मिनट को, ये तो होता है ये वाली वैल्यू, ये क्या होता है? SICI का डिफरेंस होता है। 20 और 20, 20 60 61 हो गया। ये कितना हो गया? 61। और 61 की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 244 दे रखी है। 244 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 244 आपको दे रखी है। तो कितने का मल्टीपल है सर? 4 का, क्योंकि 6 चौके 24, 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये भी 4 का मल्टीपल होगा। तो 8 चौके 32, 32,000। ये लीजिए, ये भी मल्टीपल होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप आसानी से कर सकते थे। ठीक, आ जाओ। ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का यानी एसपी जो है और सीपी का रेशियो 5/4 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि लाभ बताना है। तो सीधी सी बात है, 4 में खरीद कर 1 में बेच दिया, 4 में खरीद कर 1 का बेच दिया, तो 1/4 लाभ हो रहा है। 1/4 25% होता है। 1/4 25% होता है। डायरेक्ट, वेरी इजी, इसको कह सकते हैं वेरी इजी। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, कर एक दुकानदार कुल 60,000 रुपए में कुल 62 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरी को 15% हानि बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर उसे 4% का लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ पर बेचेगी तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ऐसा प्रश्न। अब इसको करने जाओगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी, लेकिन मैंने आपको बताया था। देखो यहां पर 2 वस्तु, एक वस्तु में 25% का लाभ, एक पर 15% की हानि, और ऑल ओवर दोनों के ऊपर एक्चुअल में लाभ बता रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे? एलिगेशन मेथड से। तो आप ध्यान से बात करो, एक पर 25% का लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, पर एक पर 15% की हानि तो उसको -15 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है? लॉस। लॉस को हमेशा माइनस से लिखेंगे। और दोनों का ऑल ओवर है वो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 4% का। तो यहां से ये वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? देखो 4 में से 15 जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। 15 4 कितने हो गए सर? 19 हो गए। 19 हो गए। अब देखो 25 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा सर? 21 बचेगा। कितना बचेगा? 21 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या कर, लाभ पर बेचेगी वस्तु का क्रय मूल्य बताना। वस्तु का क्रय मूल्य बताना जो लाभ पर बेचेगी। तो वस्तु तो लाभ पर इस पे बेचेगी, इसका ये आ गया 19। अब ये कह रहा है कि कुल दुकानदार 60,000 दो वस्तु खरीदी, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। तो 21 और 19 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 40। 40 आएगा, 9 और 1 10 3 40 आएगा। तो टोटल 40 की वैल्यू कितनी रखी है आपको? 60,000। 60,000 दे रखिए आपको। 0 से 0 कितने का मल्टीपल सर? 15 चौके 60, तो 15,000 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई? 15,000 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 आ गई। आपसे पूछा है लाभ पर बेचेगी वस्तु का क्रय मूल्य, तो लाभ पर यह है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के ऊपर बेचेगी वस्तु तो 19, तो ये भी कितने का मल्टीपल है? 15,000 का मल्टीपल है। यहां पर ऑप्शन नहीं दे रखा क्या? कोई बात नहीं। तो 3 0 कहां पर आ रहे? यहां पर तो नहीं आ रही, यहां पर नहीं आ रही, यहां पर नहीं आ रही। एक ही वैल्यू आ रही। कितने आ रहेगा उत्तर देख लो भैया। ठीक है, 19 5 5 आ रहा है ना?
कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है? उत्तर बैठ नहीं रहा। 19×5 = 95, 9 बज गया। 19 और 9 27, 27,500 कैसे आ रहे हैं? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, कहीं मुझे लगता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बीच में, एक बार दोबारा चेक करें। 25% लाभ है, ठीक है। दूसरी पर 15% की हानि है, ये भी ठीक है। कुल मिलाकर 4% का लाभ हो रहा है। 4 में से 15 घटाएंगे तो माइनस करते ही प्लस हो जाएगा। 15 और 4 19 हो गई, ये भी ठीक है। 25 में से 25 है ना, 25 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 21 बचेगा। 9 और 1 10, 1 2 और 1 3 40 आएगा। 40 की वैल्यू 60,000 है, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 है ना। तो अपनों ने यहाँ 15,000, 1 मिनट रुको, गलत कर दिया। 4 से कटेगा 15 बार, 1500 आएगा। अपनों ने क्या कर दिया, या 15,000 कर दिया, 1500 करना था। अच्छा, तभी उत्तर नहीं बैठ रहा। यहाँ करो ये वाला, अब सही आएगा, क्योंकि 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी वहां पर। तो 0 0 19×5 = 95, तो 500 वाला कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, तो आपका उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 यहाँ एक्स्ट्रा लगा दिया था और बाकी क्वेश्चन आसान था, तो यूं कह सकते हैं इजी था, बट कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इजी था, वरना क्वेश्चन कठिन हो सकता था, कैलकुलेशन बड़ी हो सकती थी। अब एलोकेशन मेथड से देखो, आपने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिया। चलो अगला प्रश्न क्या है कि राधिका जो है, राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य से 20% छूट के साथ खरीदी। उसका अंकित मूल्य जितना भी था, उसने उसको 20% छूट पर खरीदी, मतलब उसने 80% में खरीदी। उसे 32,480 में बेचकर 4880 का लाभ प्राप्त कर लिया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? वस्तु का अंकित कैसे करोगे इस प्रश्न को? अंकित मूल्य 20% छूट के साथ खरीदी, ठीक है, और उसने इसे 32,480 बेचकर, देखो अब ऐसा प्रश्न ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, अब इसको अगर करने जाओगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन बड़ी हो, लेकिन हमें इसको बाई ऑप्शन से करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से फायदे में रहोगे। कैसे? यहां दे रखा है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1/5 की छूट है। तो ऐसे प्रश्नों को अपन बाई ऑप्शन करते हैं। बाई ऑप्शन करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आंसर बहुत जल्दी पिक कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? ध्यान से देखो, इसने क्या पूछा है? अंकित मूल्य। इसने पूछा है एमआरपी, तो एमआरपी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। भाई एमआरपी इनमें से कुछ तो हो ही सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एमआरपी के ऊपर उसने छूट कितनी दी है? 5% की छूट। 20% का मतलब हो गया 1/5। तो एक काम करें, यानी जिसके अंदर 5 का भाग देते हैं सर, देखो इसके अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा तो ये उत्तर नहीं हो सकता। पहली बात देखो, लास्ट में 4 है, इसके अंदर अगर हम 5 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। इसमें 5 का भाग जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। अब एक काम करें, थोड़ा सा काम करें, ठीक है, अपन ए ऑप्शन पहले चेक कर लिया, ए ऑप्शन नहीं हो सकता उत्तर, हालांकि मैंने उत्तर लगा रखा है, तो हम बी ऑप्शन पे गए, इसमें 5 का भाग देंगे। तो इसने कितने में खरीदा? देखो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? सेलिंग प्राइस जो है एमआरपी का 1/5, यही तो बताया इसने। भाई अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ में खरीदी या कॉस्ट प्राइस कह सकते हो आप इसको, कॉस्ट प्राइस कह दो, लेकिन इसने बेची है तो सेलिंग प्राइस भी हो गया। दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो गया, खरीदने वाले का कॉस्ट प्राइस होगा। तो एक काम करते फिर डायरेक्ट निकालते। हमने ऑप्शन उठाया बी, हमने ऑप्शन उठाया बी। क्यों? क्योंकि ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 5 का भाग नहीं जा रहा इकाई के अंक में। तो एक काम करो, 34,600 है, इसका 1/5 निकालो, 5 में भाग दो, 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 5 35, 6 5 30 होते, 6 5 30, 6 5 30, बच गया 4 46, 9 5 45, 9 5 45, बच गया 10, 5 2 10, आगे 0, तो 6,920 रुपए। यानी उस पर डिस्काउंट जो हुआ ना, वो 6,920 रुपए का डिस्काउंट हो गया। यानी ये जो हुआ है ये छूट हुई है, यहां तक ठीक है। अगर ये एमआरपी है तो उसने इस वस्तु को 6,920 की डिस्काउंट दे दिया।
इसका मतलब 6020 का डिस्काउंट उसने दे दिया, तो वस्तु बेची कितनी में होगी मेरे प्यारे दोस्तों? उसने बेची होगी 34,600 में से 6,920 रुपये माइनस कर दो, आपके सामने कितने? तो कहोगे सर 0, फिर 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहां कितना बचा? 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा, और यहां कितना बच गया? 3, 3 में से जाएगा 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा यहां, तो 27,680। यानी उस भाई साहब ने इस वस्तु के ऊपर डिस्काउंट दिया, तो इसको बेची कितने में? उसने इसको खरीदी उसने इसको इतने में, लेकिन उसने इसको बेच दी 32,400 में। यानी कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस आपका है 32,480। तो सेलिंग प्राइस इतना है, तो अब इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, 27,680 माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 0, 0, 14 में से 6 गया, कितना बच गया? 8। सही है, और 11, 7, 4 बच गया, 4800। और ये भी कह रहा है 4800 आ रहा है, इसका मतलब हमारी बात एकदम ठीक है। तो हम बाई ऑप्शन से करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को ये हो जाए, बाई ऑप्शन से फायदों में रहो। ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन से करो, बहुत जल्दी निकाल पाओगे आप आंसर। क्यों? क्योंकि 5 से कटने वाली 3 संख्याएं थी, तीनों को फटाफट चेक करके इसमें से इसको माइनस करके, या आपका सीपी या आपका एसपी माइनस करो, जितना प्रॉफिट आ रहा है इसका मतलब वो ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे आ जाओ, कर्मिक बट्टे वाली बात आ रही है। अब इसके अंदर तो क्या करना होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखो 25% छूट दे रहा है, 20% दे रहा है, 10% दे रहा है। सीधी सी बात है, 25% का मतलब कितना होता है सर? 1/4 होता है, 1/5 होता है, 1/10 होता है। तो यानी पहले में 4 की 1 छूट देगा तो 4 से 3 बचेगा, फिर 5 की 1 छूट देगा तो 4 ही बचेगा, 10 में छूट देगा तो 9 की बचेगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। सक्सेसिव मेथड से 4 से 4 कट गया, यह आ गया 50, ये हो गया 9 × 27, ये हो गया 9 × 27। ठीक है, 50 में खरीद कर 27 में बच रहा है। एक्चुअल में डिस्काउंट कितना आ रहा है? 27 का डिस्काउंट 13 आ गया, है ना? 13 2 26, 13 2 4, देखो रुको, 9 × 27, 50, 23 आ गया, 23 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 23। तो 23/50 और गुणा में 100, ठीक है 2, तो कितना आ गया सर? 46 आ गया। ये लीजिए, इस प्रकार से आप निकाल सकते। ये भी एक आसान था, बिल्कुल आसान प्रश्न था, ये भी आसान कहूंगा मैं, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रश्न मैंने करवा रखे, एक ही ऐसा प्रश्न नहीं जो बाहर गया हो, सारे के सारे क्लास के अंदर। अभी मैं आज या कल मैं एक वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे विद क्वेश्चन डाल दूंगा, जो हमने बैच में करा रखे सारे के सारे। अभी क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18 और 16 और पी दे रखा है। कह रहा है इसका बहुलक पी है, बहुलक 18 है। तो ध्यान करना, बहुलक का मतलब होता है बहु मतलब बहुत, लक मतलब अंक, बहुत सारे, यानी इसका मतलब बहुलक पी का मान भी क्या होना चाहिए? यहाँ 18 होना चाहिए, पी का मान भी। अब कह रहा है प्रेक्षणों का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका, और माध्यिका होता है बीज का नंबर। तो इसको आप आरोही क्रम में लिख लो, आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 8, ये आ गया 8, काट दो 8 को। 8 के बाद में क्या आएगा? 8 के बाद में सर 14, ये कट गया, फिर ये 14 आ गया, फिर 14 के बाद में कितना आएगा सर? 15, ये गया, फिर 16, 16 के बाद में क्या है? 18, ये गया, फिर 18, ये गया, फिर 20। तो कितना आ गया? 20। अच्छा 18 एक था, 1 2 3, 1 18 और था, 1 18, तो 3 और 3 ये 16। तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। चलो, बीच का नंबर निकालना था। क्या निकालना था? बीच का नंबर निकालना था, और कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं थी, ठीक। ये भी क्या था? आसान था। इसको भी क्या कहूंगा मैं? आसान कहूंगा, आसान कहूंगा। आगे आ जाओ, अगला जब प्रश्न आ रहा है, कह रहा है 7 11 18 5 8 4 8 और के का माध्य 9 है। माध्य 9 दे रखा है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो के का मान निकालना पड़ेगा अपने को। माध्य 9, के का मान निकाल दो। तो के का मान निकालने के लिए आपको पता है, इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा? 7 + में 11 + में 18 + में 5 + में 4 + में 8 बट्टे के, और कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7,
7। इसका माध्य कितना हो गया? 9 हो गया। माध्य निकालने का सूत्र यही। सबसे पहले के का मान चाहिए अपने को, के का मान चाहिए, तो के का कितना आएगा? 9 7 63, क्योंकि 7 को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब 63 में से कुछ घटाते हैं, कुछ घटेगा क्या? देखो 18 और 12 30 होते हैं, लेकिन एक कम है, 29 हो गए। 29 और 7 कितने हो गए? 36 हो गए। 36 और 4 40 हो गए, 5 45 हो गए। 45 और 8 कितने हो गए? 53 हो गए। कितने हो गए? 53। तो के का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 10 आ गया। के का मान 10 आ गया। यहां तक कोई किंतु परंतु मन में शंका समाधान नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि माध्य के सापेक्ष विचलन, माध्य के सापेक्ष, तो मैंने बहुत अच्छे से माध्य से लिया गया, माध्य विचलन माध्यिका से लिया गया। अब माध्य तो पता लगे, तो इसका विचलन कितना? देखो विचलन, देखो माध्य कितना है? सर 9 है। अब इसका विचलन देखो, 9 का 7 से विचलन कितना है? 9 का 7 से विचलन 2 है, प्लस 9 का 11 से कितना है? सर 3 है। 9 का 18 से कितना है? 9 है। 9 का 5 से कितना है? सर 4 है। 9 का 4 से कितना है? 5 है। 9 का 8 से कितना है? 1 है। और के का मान फिर हमने निकाल लिया 10, तो फिर 1 आएगा। बट्टे में 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दो, कितना आएगा? 3 और 2 5, 9 और 5 14, 18, 18 और 6 24 और 1 25, तो 25/7 यानी 7 21 और 4/7। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। ये लो, ठीक है। ये भी आसान था, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं था। ये भी दोस्तों आसान था। बहुत पहला ही मैंने जब सांख्यिकी कराया था, मैंने स्टैटिक्स करवाया था, उसमें पहली लाइन पहले माध्य, माध्यिका बहुलक के बाद माध्य विचलन करवाया था, डायरेक्ट करवाया था। तो यही सबसे पहले क्वेश्चन मैंने कराया था। इसका स्क्रीनशॉट अपन डाल देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला जो प्रश्न आ रहा है, ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। पतंग होती है, ठीक है, पतंग होती है, पतंग, पतंग कुछ इस प्रकार से होती है, होती नहीं, यही है पतंग। पतंग एक तरीके से समचतुर्भुज का काम करती है। किसका काम करती है? समचतुर्भुज। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है? विकीर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकीर्ण परस्पर, अच्छा पूछा क्या गया? सदैव सत्य, इसने पूछा तो हमेशा सत्य होते हैं, सदैव सत्य। तो विकीर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, बिल्कुल 90 समचतुर्भुज में विकीर्ण लंबवत होते हैं। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो होगा। सेकंड इसके अंदर भी है, सेकंड इसके अंदर भी है, सेकंड इसके अंदर भी, सेकंड इसके अंदर भी। ये लो भैया, ये बात भी है। परस्पर भुजाएं देखो, समचतुर्भुजाएं बराबर हो सकती है, ठीक है। एक वर्ग, इस बात को नोट करना, एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बात तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला उत्तर तो नहीं होगा। ये लो, समूह कोण संपूरक होते हैं। समूह कोण संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। संपूरक का मतलब 180 डिग्री। ये तो बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, सामने के 180 होते हैं, ठीक है, ये बात ठीक। अंतः कोणों का योग 360 होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पच्चीस सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। यदि उनकी उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई इतनी ही, केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। तो इसको थोड़ा सा अपन डायग्राम बना लेते हैं, फिर करते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये रहा एक वृत्त, इसको फिल कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। और इसकी कॉपी कर लेते अपन, आ जा भैया, इसकी कॉपी कर ले। चलो कॉपी नहीं करते हैं इसको, अब बढ़ाते हैं एक और, ऐसे बात बनेगी नहीं फिर। एक मिनट रुको, इसको भी अपन इरेज करते हैं, ठीक। और इसकी अपन करते हैं कॉपी, ठीक, इस प्रकार से, या ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, ठीक। त्रिज्या एक की दर की 25, तो ये त्रिज्या आर का मान कितना आ गया सर? 25। एक त्रिज्या ये आ गई, तो आर का मान यहां कितना आ गया सर? 30, ठीक है। केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है ना, तो केंद्रों के बीच की दूरी ये होती है, ये आपको बतानी है। लेकिन इनकी एक उभयनिष्ठ जीवा है, ये उभयनिष्ठ जीवा है, इसकी लंबाई 48 दे रखी है। अब ध्यान करना, यहां पर ये
केंद्र से लंब डालेंगे तो ये विभाजित करेगा, जीवा को विभाजित करता है। मैंने ज्योमेट्री में बहुत अच्छे समझाया था, केंद्र से जीवा लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये 48 है, ये अगर 48 है तो ये 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा, नो डाउट। इसका मतलब इसमें 2 बातें आ गई। एक तो कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, इसकी त्रिज्या 90 डिग्री, ये 25 है और ये 24 है। एक इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, ये कितनी है 30 है, ये 90 डिग्री है और ये 24 है। ठीक है, तो आपको एक तो ये निकालना है और एक इनको जोड़ देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो इस बात को कि 25 24 कर्ण का स्क्वायर बराबर में बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 25 का 625 होता है, 25 का 625 होता है, 24 का 576। 625 में 576 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 25 बचेगा। यानी आप देख लो कि 625 में से 576 घटा दो, 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, 9 बचेगा और इधर बचे 11, 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, 49 आ गया। तो कितना आ गया, ये आ गया 7, इसकी वैल्यू आ गई 7, इसकी वैल्यू 7 आ गई। अच्छा, फिर ये कितना आ गया 900, 900 में से 576 घटाओ, 10 में 6 जाएगा, बचेगा 4 और आपका अच्छा 10 में 6 गया 4 बच गया, इधर 9 में 24 24 और इधर बचेगा 8 में 3 324। 324 किसका होता है 18 का होता है, तो ये 18 अच्छा 24 और एक 25, तो ये आ गया 25, जोड़ देंगे, ये उत्तर आ गया 25। ठीक, तो इस प्रकार से करना था, ये ज्योमेट्री का प्रश्न था। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है क्या कह रहा है, इथेनॉल और पानी मिश्रण में 2 बर्तन ए बी में क्रमशः इस रेशो में एक नया मिश्रण जिसमें इथेनॉल का अनुपात कितना है, तो बर्तन में ए बी के मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए, ऐसा प्रश्न आ गया। इसको थोड़ा इधर लिख दें, क्या फर्क पड़ेगा, दिखाई दे रहा है सभी। देखो भाई, अपन एक काम करते हैं, यहां लिखो इथेनॉल और फिर लिखो पानी, पहले रेशो कितना है 5:2, फिर रेशो कितना है 7:6, फिर रेशो कितना है 8:5। बड़ा सिंपल तरीका है, अगर डिटेल से करना जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने तरीका ये क्वेश्चन सेम टू सेम करवा रखा है, सिर्फ इथेनॉल और पानी चेंज होगा, यहाँ अल्कोहल पानी होगा, सेम क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा अभी आपको जब अपन क्लास लेके आएंगे प्रूफ वाली। अब ये क्या कर ध्यान से देखो कि ए बी बर्तन में इन दोनों का मिश्रण इतना है, लेकिन एक नया मिश्रण जिसमें इथेनॉल का पानी का अनुपात इतना है, तो प्राप्त करने के लिए बर्तन ए बी के मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए। हमने इसने क्या किया, इन दोनों को मिश्रण को हमें एक अनुपात में मिलाना है, जिससे कि ये अनुपात हो जाए सी के अंदर एक तीसरे बर्तन में। तो करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, इनका टोटल बराबर कर लो, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 6 कितने हो गए 6 6 12 1 13 हो गए। ये कितने हो गए 8 और 5 13 हो गए, ये 13 हो गए। देखो यहां 13 है, यहां 13 है, यहां 13 है, इसको भी बराबर कर लो, तो इसको 13 से गुणा करो तो 13 7 91, इसको 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 13 7 91, इसको 7 से गुणा करेंगे 91। लेकिन टोटल क्वांटिटी बराबर कर लो, टोटल क्वांटिटी बराबर करेंगे, यहां किससे गुणा किया सिर्फ 13 से किया, तो यहां पर भी 13 से गुणा करो, यहां पर भी किससे गुणा किया 7 से गुणा करो, और यहां किससे किया 7 से। तो अब आपको कुछ नहीं करना। अब ऐसी स्थिति में या तो आप ये ले लो चाहे ये ले लो, बड़ा सिंपल सा एलिगेशन मेथड लगा देंगे। 13 5 कितने होते हैं सिर्फ 65, 7 7 कितने होते हैं 49, और ऑल ओवर कितना हो गया 7 8 56 हो गए। रेशो कितना आ गया देखो, 56 में से 49 घटाओ 7 आ जाएगा, 65 में से 56 घटाओ 9 आ जाएगा। ये फाइनल उत्तर आ गया आपका। ये इस तरीके से करोगे तो ही पेपर में सबसे बेस्ट तरीका है ये, बाकी तो लॉन्ग मेथड है, करते रहो। ठीक है ना, सबसे यूनिक मेथड ये है कि क्वांटिटी बराबर करो, या तो इनको उठा लो, अगर आप इसको उठाते हो तो भी उत्तर आएगा। 13 2 कितने हो गए 26, देखो ये उठाओ 13 2 कितने हो गए 26, 6 7 कितने हो गए 42, और 7 5 कितने हो गए 35, फिर उठाओ 35 7 कितने हो गए 42, 7 35 में 26 जाए कितना 4 और 5 9, देखो ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। या तो ये क्वांटिटी ले लो या ये क्वांटिटी, दोनों से उत्तर बराबर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और क्वेश्चन आ गया, एक और प्रश्न आ गया। आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत संख्या है, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत संख्या है, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। यानी यूं कह सकते हैं कि पहली संख्या x है, फिर x + 1 है, डैश 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 x + 14 हो जाएगी। ठीक है, यही तो होगा, पहली संख्या x, फिर x + 1, फिर x + 2, लगातार क्रमागत संख्या है। इनका जो एवरेज है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या आएगा x + 14, और बट्टे कितनी संख्या टोटल 15 क्रमागत संख्याएं,
15 है तो बराबर इनका एवरेज है ए, क्योंकि पेपर वाले ने दे रखा है एवरेज औसत ए। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा, x और x कितना हो गया 2x, 2x प्लस में 14 बराबर में 15 ये आएगा। इनका औसत दे रखा, ओहो गलत करते, एक मिनट गलत, 2 करना है, यहां 2 करें, 15 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना 15? क्योंकि क्रमागत है तो डिफरेंस बराबर रहेगा, तो पहली और अंतिम संख्या बट्टे 2 लिखो, यहां 2 लिखो आप, तो x और x 2x प्लस में 14 बराबर में 2 तो यहां पर a का मान कितना, x का मान निकाल लो आप, पहले 2 से काटो, 2 से गया, 2 से गया, 2 से गया, तो a माइनस 7, x का माइनस कितना आएगा 7 2 14, a माइनस 7। कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, फिर कह रहा कि पहली 11 संख्या, तो पहली 11 संख्या x प्लस 1 डैश डैश x प्लस 10, ठीक है, इसका औसत कितना ये निकालना, तो इसका औसत ये आएगा x प्लस 10 बट्टे 2, x कितना हो गया 2x प्लस में 10 बट्टे 2, और x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, x की वैल्यू आई a माइनस 7, x की वैल्यू कितनी आई a माइनस 7, तो 2a माइनस में 7 2 14 प्लस में 10 बट्टे 2, तो 2a, या एक काम करते हैं भाग लगाए, तो a माइनस में 2 का भाग लगा, 14 में से 10 जाए कितना बचेगा 4, तो a माइनस 2 आएगा। ये आपका फाइनल उत्तर आ गया, ये a माइनस 2। तो इस प्रकार से आप इसको भी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, प्रश्न ने जैसा बोला वैसा ही आपको करना था। 155 नंबर क्वेश्चन देख ले, कह रहा कि किसी 40 विद्यार्थी थे, औसत अंक 62 है, 40 विद्यार्थी को औसत अंक 62 है, जो पास हुए उनका औसत अंक 74 है, जो फेल हो गए उनका 26 है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा एलिगेशन मेथड से लगे हुए 3-4 क्वेश्चन आए एलिगेशन मेथड से करे हुए। सबसे पहले देखो टोटल का एवरेज, पास का एवरेज, फेल का एवरेज, तीनों बात दे दी, तो सीधी सी बात है पहले पास फिर फेल और फिर टोटल। तो इसी प्रकार से पास कितना है, पास का 74 है एवरेज, फेल का कितना है सर 26 है, और ऑल ओवर कितना दे रखा है सर 62 दे रखा है, 62 दे रखा है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 74 में से 62 माइनस करो कितना आएगा, 4 में से जाए 2 12 आ गया, 62 में से इसको 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 5 में 2 36, तो 12 3 यानी 3:1 आ गया, दिखाई दे रहा है 3:1 आ गया, थोड़ा छोटा कर दे 3:1। ये आ गया टोटल, ये आ गया टोटल कितना आ गया सर 4, और 4 की वैल्यू कितनी रखी है सर 4 की वैल्यू 40 दे रखी है, तो कितने का मल्टीपल है सर 10 का मल्टीपल। पूछा क्या गया है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने, अनुत्तीर्ण 1 है, तो उत्तर 40 ही आएगा है? ओह 40 नहीं आएगा, 10 का मल्टीपल है ना, 10 का मल्टीपल है, तो ये भी 10 का मल्टीपल होगा, तो उत्तर 10 ही आएगा, बिल्कुल 10 आएगा, क्योंकि 40 पे टोटल वैल्यू दे रखी ना, तो 4 का 40 भाग दे 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 10 की वैल्यू इससे गुणा करेंगे तो 10 ही उत्तर आएगा। बिल्कुल आसान था अगर एलिगेशन मेथड से करते, वरना तो फिर आप कैसे तरीका लगाओ, आपका टाइम लगना ही था इसमें। ये लो भाई, ये लो भाई, आपके वीडियो के जितने प्रश्न आए थे वो मैंने सारे करवा दिए। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आसान थे, कुछ कुछ मीडियम स्तर के थे, 1-2 प्रश्नों में कुछ गणना थी, बाकी बढ़िया था। और लगातार हर भर्ती परीक्षा में दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे, वीडियो, मीट मेंस, देखो ये वीडियो का एग्जाम था 2022 वाला, 30 क्वेश्चन आए थे 32 में से, लेकिन इस बार पूरा परचम लहराया गया। मैंने आपको कहा भी था, कहां गया वो सीट, कहां गई वो सीट अपनी, ठीक है। ये देखो मैंने कहा था वीडियो 2025 में पहले से ऑप्शन छोड़ा, यहां पर पूरे में से पूरे 20 क्वेश्चन आए थे, 20/20 पूरा मैथ कवर हमने कर लिया। इसका प्रूफ मैं बहुत जल्द इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साइंस के क्वेश्चन भी दोस्तों 100% आए हैं, साइंस के क्वेश्चन तो और आसान आए थे। हमने केवल मैथ का बैच लॉन्च किया था, फिर भी साइंस तो नॉर्मल आई थी, क्योंकि साइंस की भी अलग अलग क्लासेस चलती रहती हैं। बाकी आप जीके और हिंदी को भी आप मैं दिखाने वाला हूं, यानी 100% परिणाम रहा है, जो लगातार हमने हर भर्ती परीक्षा में करके दिखाया है। ये परचम दोस्तों लहराया, शानदार परिणाम जो लगातार सभी भर्ती परीक्षाओं में था। ये एक बार फिर से 100% रिजल्ट हमने दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, जिसका प्रूफ ताजा तरीन आपको देने वाले हैं। ठीक है भाई,
ये थे आपके एक डिटेल एनालिसिस, बहुत शानदार पेपर था। कट ऑफ की अगर बात करें तो पूरा पेपर मैं एक बार एनालिसिस कर लेता हूं। मैंने सिर्फ समय कम होने की वजह से ही लेट करवा पाया इसका डिटेल सॉल्यूशन। कट ऑफ को लेकर एक अलग से वीडियो देखे, पूरा पेपर मैं देख लेता हूं बहुत अच्छे से कि कहां कहां कितना आसान कितना टफ है। गणित का मैंने बता दिया, गणित के अंदर अगर कोई बच्चा नॉर्मल भी पढ़ के जा रहा है तो 15 प्रश्न ना, 15 प्रश्न बड़े आराम से बच्चा कर सकता था। 15 ऐसे प्रश्न थे जो कर सकता था। हाँ, 5 प्रश्नों में थोड़ा मुझे लगा कि बच्चे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं मैंने बताया एलिगेशन मेथड को डिटेल करेगा तो दिक्कत आएगी। समय ले सकते थे, कुछ प्रश्न थे जो समय ले सकते थे, ठीक है, लेकिन वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये था और शानदार। अब आगामी एग्जाम जितने भी हैं उनकी तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हो। जैसे चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है हाई कोर्ट का, कहने की आवश्यकता नहीं है, बिना संकोच के जुड़ जाएं। बहुत शानदार बैच है, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। लगातार हर भर्ती परीक्षा में 100% परिणाम इस प्लेटफॉर्म दिए। आने वाला रीट एग्जाम, रीट के अंदर गणित विज्ञान का 140 नंबर का मैटर प्लस एमसीक्यू बैच फ्री दे रहे हैं अपन, लाइव बैच के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बैच है, अभी जुड़ जाओ, देर ना करो। रीट के अंदर अगर परफॉर्मेंस करनी है, औरों से बेहतर करना है, तो एक पर्सन भी बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि वीडियो में आपने देख लिया होगा, पीछे 4th ग्रेड में आपने देख लिया, कोई सा एग्जाम ऐसा नहीं जिसके लिए हमने प्रिपरेशन करवाई हो और एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर गया हो। ये जीके का बैच है, बहुत शानदार है। ये लेवल 1 का, ये लेवल 2 की है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों नए बैच हमने स्टार्ट कर दिए हैं। आरपीएससी 1st ग्रेड, जिसमें विद्यार्थियों के 40% नहीं, 40% की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बहुत ज्यादा की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। उससे ज्यादा नंबर आप लेके आओगे, इस बैच को ज्वाइन कर लेना। ये आराम से मैथ, साइंस, हिंदी, राजस्थान जीके आपका 60-70% ऐसे ही कवर करवा देगा, तो 40% का डर ही नहीं। उसके बाद में सीईटी एक बड़ा एग्जाम है, पूरा फुल बैच सीईटी का लॉन्च कर दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं, अभी शुरू हुआ है और विशेषकर। उसके बाद में एलडीसी, क्या बात है, एलडीसी के अंदर गणित और विज्ञान के 50 यानी 100 प्रश्न आते हैं। उम्दा प्रश्न शानदार रहता है। पिछली भर्ती में 100% रिजल्ट, जिसका लाइव यूट्यूब पे पड़ा है, प्रूफ देख लेना, एलडीसी बाई एसके नाइक, चेक कर लेना। वनपाल और वनरक्षक दोनों भर्ती के लाइव बैच मैथ साइंस का आ चुके हैं। ये चारों के चारों नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी गुरु नानक जयंती है, गुरु पर्व के ऊपर दोस्तों एक विशेष छूट दे दी है, 20% की छूट। आप गुरु 20 कोड लगाकर आप इन सभी नए बैचेस में या पुराने बैचेस में जितने भी हैं 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट लेकर आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, लगातार हमने ये साबित किया है कि कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आसान हो कठिन हो, हमने जो पढ़ा है वो पेपर में डायरेक्ट आया। क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, किस प्रकार से करना होता है, सारी बातें आपको सिखाते हैं। तो देर ना करें, अभी जुड़ सकते हैं। 7665320006 नंबर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं, साथ जय हिंद जय भारत।